हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडुका लैब। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, थंबनेल से ही ये स्पष्ट हो गया होगा कि ये जो वीडियो है वो बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए होने वाला है। और बीकॉम पार्ट थर्ड का जो हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू किया था, हालांकि बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था, फिर हम वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर थर्ड का बहुत सारा जो पॉइंट था, बहुत सारा जो टॉपिक था उसको कवर किए। उसके आगे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर थर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग के नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे देखते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़े थे। उस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे वो था स्कोप ऑफ मटेरियल कंट्रोल। स्कोप ऑफ मटेरियल कंट्रोल, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या किए थे, इसके अंदर बहुत सारा जो है टॉपिक है, जिसमें एक था टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल। जैसे थोड़ा सा हम आपको ये कर दें, अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और बीकॉम पार्ट थर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें प्रीवियस सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें ताकि समझ में आएगा। और हम इस वीडियो के बाद सारे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं, ठीक है। और फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और कोशिश रहेगी कि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। तो हम लोग पिछले वीडियो में ये टॉपिक देखे थे, हालांकि उसमें हम लोग सिर्फ इसका थोड़ा सा देखे थे, समझे नहीं थे। और उसके आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा ये टॉपिक है टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल। हम मटेरियल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आप ये जानते हैं कि किसी भी फर्म के लिए जो प्रोडक्शन हाउस है उसके लिए मटेरियल कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। जो फर्म, जो प्रोडक्शन हाउस मटेरियल कंट्रोल अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, उनका प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता है। साथ ही साथ मटेरियल एक ऐसा फैक्टर है किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए कि इस पे कंट्रोल नहीं रखा जाए, इस पे प्रॉपर अगर नज़र नहीं रखा जाए तो निश्चित रूप से वह प्रोडक्शन हाउस अपने जो निर्धारित लक्ष्य है उसको पूरा करने में सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मटेरियल कंट्रोल जानना काफ़ी ज़रूरी है। और जो भी फर्म है, जो प्रोडक्शन हाउस है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है और प्रोडक्शन के लिए उनके पास तरह तरह के मटेरियल होने चाहिए, रॉ मटेरियल हो गया, उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे सपोर्टिव मटेरियल होते हैं, तो उन सभी पे प्रॉपर कंट्रोल रहना जरूरी है, ताकि जो उत्पादन है वो नियमित चलता रहे, उसमें ब्रेक नहीं हो। तो आज का हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक होगा टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल। हम मटेरियल को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, समझ गए। हम मटेरियल को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट है और इसको हम लोग बहुत बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके बहुत सारे टेक्निक हैं, वो कौन कौन सा टेक्निक है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस पहला इसका पॉइंट है। हम लोग ABC एनालिसिस के माध्यम से भी मटेरियल कंट्रोल कर सकते हैं। ABC एनालिसिस क्या है, तो इसमें जो भी प्रोडक्शन हाउस है उससे रिलेटेड जो मटेरियल है उसको कई भागों में बांट दिया जाता है, उसको कई भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो इसका पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप, और इसको 3 ग्रुप में बांटा जाता है। जो प्रोडक्शन हाउस का जो मटेरियल है ABC एनालिसिस के अकॉर्डिंग उसको 3 ग्रुप में बांटा जाता है। ग्रुप ये फर्स्ट ग्रुप होगा। अब हमें समझना है कि ग्रुप ए में कौन सा मटेरियल रखा जाएगा। तो इसको देख लीजिए, हमने यहाँ शॉर्ट नोट्स दिया है ताकि हम आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हुए उसका जो मूल तत्व है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब इसका डिटेल्स में जाने से फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये समराइजिंग किया हुआ पॉइंट्स है
ग्रुप ए में वैसे मटेरियल को रखते हैं, यहाँ देख लीजिए, जो टोटल मटेरियल का 5 to 10% हो। टोटल मटेरियल का कितना हो, 5 से 10% हो। मतलब जो प्रोडक्शन हाउस है या जो फर्म है प्रोडक्शन से रिलेटेड, उनके पास बहुत सारे मटेरियल है, तो ग्रुप ये में वैसे मटेरियल को रखते हैं जिनका जो पार्ट है या जो हिस्सा है वो टोटल मटेरियल का कितना हो, 5 से 10% हो, लेकिन इनका वैल्यू या यूं कहे कि इनका जो मूल्य है वो 70 से 75% हो। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से मटेरियल जो है उसको 3 ग्रुप में बांटेंगे, और इस तरह से ये क्या हो गया कि ये टोटल मटेरियल का बहुत कम पार्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, मूल्यवान है। क्लियर है? तो इस तरह के मटेरियल पे जो सिस्टम में बैठे लोग होंगे या जो प्रोडक्शन हाउस से रिलेटेड या जो इंचार्ज होंगे, उनके जिम्मे होगा कि इस तरह के मटेरियल पे विशेष नज़र रखा जाए। ग्रुप ए में जो मटेरियल है उस पे विशेष नज़र रखा जाए, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली मटेरियल है, और जो फर्म ये जानता है कि उनका जो वस्तु मूल्यवान है उसमें थोड़ा सा भी वो किसी भी पॉइंट पे चूक नहीं करते हैं। तो ये ग्रुप ये हो गया। अब ग्रुप बी को हम लोग देख लेते हैं। ग्रुप बी को देखिए, जो ग्रुप बी में मटेरियल होंगे वो टोटल मटेरियल का 20 to 25% होंगे। मतलब फर्म में जितने भी मटेरियल है उसके ये 20 से 25% हिस्सा होगा इनका, लेकिन इनका वैल्यू क्या होगा, टोटल वैल्यू का, टोटल मूल्य का 15 से 20%। तो इससे ये पता चल रहा है कि इसका पार्ट अधिक है लेकिन इसका मूल्य क्या है, वो कम है। कम है मतलब ये ग्रुप ए जो काफी मूल्यवान मटेरियल है उससे ये नीचे आते हैं, अर्थात ये द्वितीय दर्जे के मटेरियल होंगे। क्लियर है? अब जो इसमें जुड़े लोग होंगे या जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होगी या जो फर्म के संचालक होंगे, वो इसके बाद जो प्राथमिकता दिया जाएगा वो ग्रुप बी वाले मटेरियल को प्राथमिकता दिया जाएगा, और इस पे एक सामान्य नज़र रखा जाएगा कि वो नियंत्रित रहे या व्यवस्थित ढंग से उसका यूज हो, वो वेस्टेज नहीं जाए। लेकिन विशेष दृष्टिकोण इस पे नहीं रखा जाता है। ठीक है, सामान्य नज़र रखा जाता है, विशेष दृष्टिकोण कहाँ रहेगा, ग्रुप ए पर। ठीक, अब ग्रुप सी आता है इसके बाद। तो ग्रुप सी में जो मटेरियल डाला जाता है वो काफ़ी मूल्यवान मटेरियल नहीं होता है, बहुत वो चीप मटेरियल होता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये टोटल मटेरियल का 70 से 75% हिस्सा होता है। ठीक है, फर्म में जितने भी मटेरियल है उसका ये कितना होता है, 70 से 75% हिस्सा ये मटेरियल होता है, और इनका वैल्यू देख लीजिए, टोटल वैल्यू का 5 से 10%। इससे ये पता चल रहा है कि ग्रुप सी में वैसे मटेरियल को शामिल किया जाता है जो काफ़ी चीप हो, काफ़ी सस्ता हो और वो मूल्यवान नहीं हो। तो इस पे जो ऑर्गेनाइजर होते हैं या जो कंट्रोलर होते हैं उनका इस पे ध्यान विशेष नहीं रहता है, और इस पे ज़्यादा जो है दिमाग नहीं लगाया जाता है। तो इस तरह से मटेरियल कंट्रोल का जो एक टेक्निक है ABC एनालिसिस, इसमें आप ये समझे कि जितने भी मटेरियल होते हैं उनको 3 पार्ट में बांट दिया जाता है, A, B एंड C। ए में वैसे मटेरियल को रखा जाता है जो काफ़ी मूल्यवान हो, उनका प्राइस काफ़ी हो, तो इस पे जो कंट्रोलर होता है वो इस पे विशेष दृष्टिकोण रखता है, एकदम स्ट्रिक्टली उस पे जो है नज़र रखा जाता है। उसके बाद ग्रुप बी में वैसे मटेरियल को शामिल किया जाता है जिस पर नज़र रखना ज़रूरी है, नज़र रखा जाता है, लेकिन वो काफ़ी मूल्यवान नहीं है। ग्रुप सी में वैसे मटेरियल को रखा जाता है जो काफ़ी चीप हो, जिस पे फर्म का इन्वेस्टमेंट काफ़ी क्या हो, कम हो। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं ABC एनालिसिस। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। ये भी एक जो है
टेक्निक है मटेरियल कंट्रोल करने का। मटेरियल कंट्रोल क्या है ये पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में भी समझा दिया है। तो इस टेक्निक को हम लोग देखते हैं, इसके माध्यम से भी बहुत सारे फर्म क्या करते हैं, मटेरियल कंट्रोल करते हैं। मटेरियल कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो फिर अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो वे अपने जो उनका वे है, जो उनका उद्देश्य है, उसे वो पूरा नहीं कर पाएंगे, उसमें अनसक्सेस रह जाएंगे। तो हम लोग दूसरे पॉइंट को देखते हैं, दूसरे टेक्निक को देखते हैं कि आखिर मटेरियल कंट्रोल जो है वो स्टॉक लेवल डिटर्मिनेट करके, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल के माध्यम से कैसे किया जाएगा। तो देख लीजिए, इसमें भी बहुत सारा स्टेप है जिसको हमने यहाँ लिखा है। सबसे पहला है मिनिमम स्टॉक लिमिट। तो इसके माध्यम से कंट्रोलर या जो ऑर्गेनाइजर है या जो उत्पादक है वो क्या करते हैं, फर्म का जो मिनिमम स्टॉक लिमिट होता है उसे निर्धारित करते हैं। अब जैसे बहुत सारे मटेरियल है फर्म में और उत्पादन चल रहा है, तो ये फर्म वाले को पता होना चाहिए कि आखिर ये कौन सा लेवल होगा जहां जाने के बाद जो है उनका उत्पादन प्रभावित होगा। तो वो एक निश्चित तय कर लेते हैं कि मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए। तो ये है कि इसमें तय कर लेते हैं, उसके बाद वे अपना प्रक्रिया रोककर और उसको बढ़ाने का जो एक प्रोसेस होता है वो करते हैं। और ये जो मिनिमम स्टॉक लेवल है, इससे जो है स्टॉक को, मटेरियल का जो स्टॉक होगा उसको कम नहीं होने दिया जाता है। ठीक है, तो ये मिनिमम स्टॉक लिमिट हो गया, इसके नीचे नहीं आने दिया जाता है। जैसे ही इसके नीचे आने वाला रहता है फिर वो क्या करता है, जिस माध्यम से उसकी पूर्ति होती है, जिस माध्यम से वो लाया जाता है, फिर उसके माध्यम से उस स्टॉक को क्या किया जाता है, बनाए रखा जाता है। ठीक है, इससे नीचे होने से क्या होगा कि अब जैसे ही मटेरियल स्टॉक डाउनफॉल में जाएगा, कम जाएगा, ठीक है, तो उत्पादन रुक सकता है। और उत्पादन जब रुकेगा तो उसमें जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी लेबर है, उन सब पे जो एक्सपेंसेस होगा वो उसका कोई लाभ नहीं होगा, कोई रिटर्निंग उससे प्राप्त नहीं होने वाला है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम यही पढ़ते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट पर प्रोडक्शन में कॉस्ट अकाउंट को लिमिट कैसे किया जाए, कम से कम कैसे किया जाए, ताकि जो गेन हो, जो प्राप्त हो, वो अधिक से अधिक हो। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाते हैं और उस पर अधिक एक्सपेंसेज आता है तो निश्चित रूप से उस पर आपको रिटर्निंग कम मिलने वाला है। और एक्सपेंसेज जब कम आएगा और क्वालिटी अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आपको उस पर रिटर्निंग बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो ये चैप्टर 3 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मटेरियल पे कंट्रोल नहीं रखिएगा तो आपका जो कंट्रोल है वो प्रोडक्शन पे नहीं होगा। प्रोडक्शन पे कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आप जिस रेशियो में रिटर्निंग चाहते हैं प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीना सिखाता है, क्योंकि जीने के लिए सब कुछ के साथ साथ पैसे की महत्व है, पैसा होना जरूरी है। और कॉमर्स पढ़ने वाला बच्चा कभी भूखा नहीं मरता है, बहुत सारा स्कोप है। तो ये सारे चीज़ें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल, इससे नीचे मटेरियल नहीं जाने दिया जाता है। नेक्स्ट जो होता है मैक्सिमम स्टॉक लिमिट। मैक्सिमम स्टॉक लिमिट या मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो है वो फर्म के द्वारा तय किया जाता है कि इससे ज़्यादा मटेरियल नहीं रख पाएंगे। अब होगा क्या कि अब हम अगर ये तय नहीं करें तो हमारे गोडाउन में या हमारे फर्म में मटेरियल जो है वो कितना हम रख पाएंगे यही पता नहीं रहे, तो हो सकता है कि हम लोग आवश्यकता से अधिक रखें। तो आवश्यकता से अधिक जब मटेरियल रखते हैं तो वो उस पर जो जहां हम रख रहे हैं उस पर भी एक्सपेंसेज होगा, उसका जो देख रेख है, या एक इस तरह से हम समझे कि एक बर्डन तो है। अगर आवश्यकता से अधिक मटेरियल होता है तो चूंकि उसके रख रखाव पे खर्च है, उसके मेंटेनेंस पे खर्च है, या उस पे इन्वेस्टमेंट है, पूंजी लग गया है और उतना का आवश्यकता नहीं है, तो ये तय किया जाता है मैक्सिमम स्टॉक लिमिट। इससे आगे स्टॉक को नहीं बढ़ाया जाता है।
ठीक है। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कम हुआ, गोडाउन में जगह ज़्यादा नहीं जाएगा, उसके रख रखाव पे जो खर्च है वो बचेंगे। तो ये भी जो है तय करना ज़रूरी है कि इससे अधिक हम स्टॉक नहीं रखेंगे। ये हो गया। एक होता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या है कि ये तय किया जाता है कि हमारा मटेरियल कितना नीचे जाएगा जिस पे हमारा जो प्रोडक्शन है वो रुक सकता है। क्लियर है? तो ये डेंजर लेवल तय किया जाता है कि मटेरियल का स्टॉक अगर इस लेवल पे चला गया तो फिर प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो जो उस प्रोडक्शन हाउस के जो हेड होते हैं या जो उसके ऑनर होते हैं वो इस पे नज़र रखते हैं। अगर इस पद्धति को अपनाया जाए तो जैसे ही यहाँ लिमिट जाता है तो ये तय है कि ये प्रोडक्शन को क्या करेगा? रोक देगा। तो प्रोडक्शन जैसे ही रुकता है, आप समझ गए, हमने पहले ही बताया है कि प्रोडक्शन रुकेगा तो प्रोडक्शन में लगे इंफ्रास्ट्रक्चर और उस पे उसमें जो मजदूर है, लेबर है, वर्कर है, उन सभी पे एक्सपेंसेज जाएगा और हमारा रिटर्निंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये एक्सपेंसेज हमारे पर यूनिट क्या होने लगेंगे? बढ़ने लगेंगे। तो ये डेंजर लेवल भी तय किया जाता है कि इसके नीचे जो है नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे जाएगा तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। नेक्स्ट होता है रीऑर्डरिंग लेवल। ये कौन सा स्टॉक है, ये कौन सा लेवल है, इसको समझ लीजिए। तो जो फर्म वाले होते हैं या जो उसके ऑर्गेनाइजर होते हैं या जो प्रोडक्शन हाउस के इंचार्ज होते हैं या जो कंट्रोलर होते हैं वो अपना जो स्टॉक लिमिट है मटेरियल का वो ये तय करते हैं कि कहाँ तक हमारा स्टॉक चला जाएगा तो हम रीऑर्डर करेंगे, मतलब पुनः उस स्टॉक को मंगवाएंगे। क्लियर है? तो ये एक वो स्टॉक लेवल हुआ जहाँ तक पहुँचने के बाद जो फर्म वाले हैं वो जहाँ से मटेरियल प्राप्त करते हैं वहाँ ऑर्डर देंगे कि हमें इतना क्वांटिटी में ये मटेरियल चाहिए। क्लियर है? तो इस चीज़ को समझ गया। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल पर है कि मटेरियल कंट्रोल पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है। इसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट पर है, एबीसी एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के साथ साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाएंगे तो आप बेहतर ढंग से इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसे शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।